नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं शारदा सरोहा। रेवाड़ी जमीन अधिग्रहण मामले में यूं तो कई सालों से मामला चर्चा में है। आज हम एक बार फिर इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि अब इस मामले में एक बार फिर से किसानों ने हुंकार भरी है। यूं तो पिछले लगभग महीने भर से किसान इस मामले पर धरना दे रहे हैं, अपनी मांगे सरकार के प्रतिनिधियों के सामने भी रख रहे हैं, लेकिन अब किसानों ने अल्टीमेटम जो दिया है उसके खत्म होने का वक्त आ गया है। किसानों के अल्टीमेटम के मुताबिक अगर 23 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मामले का समाधान नहीं निकाला गया तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या हालत कर दी इन लोगों ने। सहायता पालने में, पोषणे में सब कुछ सहयोग करता है, उसी की संतान दुखी है। तो मांगे पूरी ना होने की सूरत में किसानों ने न सिर्फ आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी बल्कि सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगा है। पूरा मामला क्या है, पहले इस पर नजर डालते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। क्या हालत कर दी इन लोगों ने। रेवाड़ी के बावल में भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। भाजपा सरकार होश में आए और वादा खिलाफी बंद करे, इन शब्दों के साथ रविवार को किसानों ने अपना विरोध जताया और शर्त रखी कि अगर 23 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में किसानों की मांगों पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो किसान अपने परिवार समेत आंदोलन करेंगे। यूं तो किसान पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से धरना दे रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधियों के सामने अपनी मांगे भी रख रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि अब तक इन किसानों की मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद रविवार को महापंचायत करके किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इसलिए 23 तारीख तक को बहुत महत्वपूर्ण फैसला हरियाणा सरकार लेने जा रही है। कैबिनेट की मीटिंग है, हमारा 23 तारीख तक का है। 2 करोड़ यदि बात हम रख चुके हैं, हमारे बुजुर्ग रख चुके हैं, वो 23 तारीख तक है। यदि 23 तारीख तक कोई सहानुभूति पूर्वक इस बात पे विचार नहीं हुआ तो आगे फिर हम अपनी कुछ भी बात रखेंगे, उस बात के लिए हम स्वतंत्र हैं। आगे जो भी आंदोलन करेंगे, चाहे रोड जाम हो, चाहे रेल रोकना हो, जो भी आंदोलन करें, हमारे गाँव के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब साथ रहेगी, पंचायत के साथ रहेगी। आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले 17 जुलाई 2011 को प्रदेश सरकार ने रेवाड़ी और बावल तहसील के अंतर्गत आने वाले 16 गांव की 3664 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। 4 दिसंबर को इस जमीन का अवार्ड घोषित किया गया था, लेकिन किसानों का कहना है कि 41 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा बेहद कम है। किसानों ने 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग की है। इस जमीन अधिग्रहण के विरोध और मुआवजा बढ़वाने की मांग को लेकर पिछली सरकार के दौरान उग्र प्रदर्शन भी हो चुके हैं। नई सरकार के मंत्रियों और विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 17 दिसंबर को ही किसानों के प्रतिनिधियों से इस बारे में बातचीत की थी, लेकिन कोई बात सिरे चढ़ती दिखाई नहीं दी। अब किसानों के अल्टीमेटम के मुताबिक 23 दिसंबर को अगर कैबिनेट की बैठक में इस मसले का समाधान नहीं होता है तो किसानों का प्रदर्शन उग्र हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। हालांकि इस मामले में प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रम ठेकेदार ने एक बार नहीं कई बार ये कहा है कि किसानों की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जाएगी। वो आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम बगैर जमींदारों की सहमति के बगैर रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे। वो जमींदारों की जहाँ सहमति है किसानों की, तो समझता हूँ चाहे उनकी मांगों के अंदर मुआवजे की बढ़ोतरी हो इस प्रकार की, और अगर इस प्रकार की अगर उनकी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनती है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उनको रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे। एक्विजिशन नहीं होगी। हाँ जी, अगर उनकी सहमति नहीं होती। हाँ जी। कमेटी की अभी कोई बैठक है या बुलाने जा रहे हैं? कमेटी की अभी फिलहाल बैठक नहीं है। अभी से प्रत्येक गांव में सरकार की तरफ से नुमाइंदे भेज कर उनकी वो ली जा रही है। भाई उनका किस प्रकार का वो क्या चाहते हैं, अगर मुआवजा अधिक चाहते हैं या वो जमीन चाहते हैं या नहीं देना चाहते, इस प्रकार की उनकी सबकी ग्रामवासियों की राय ली जा रही है। नहीं है, किसानों की राजी से ही भूमि अधिग्रहण होगा, मगर राजी से नहीं। ये कब तक फैसला कर लिया जाएगा? जल्दी कर लिया जाएगा।
तो किसानों की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जाएगी किसानों से, ये बार बार प्रदेश सरकार के मंत्रियों की ओर से आश्वासन मिल चुका है। लेकिन उसके बावजूद करीब महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया है कि किसानों का प्रदर्शन भी जारी है और अब जो 23 तारीख का अल्टीमेटम दिया है वो भी करीब करीब आज खत्म हो जाएगा। कल क्या फैसला कैबिनेट की बैठक में होता है ये अहम बात है। चर्चा शुरू करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान, कार्यकारी संपादक हेमंत तहलका के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ ही इनेलो के प्रवक्ता प्रवीण अत्री भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव फोनलाइन पर हमारे साथ बने रहेंगे और इसके साथ ही रामकिशन महलावत हैं जो कि भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ फोनलाइन पर बने रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि रणधीर कापड़ीवास रेवाड़ी से विधायक भी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुद्दा अहम है और मुद्दे की कहीं ना कहीं डेडलाइन खत्म हो चुकी है, इसलिए चर्चा जरूरी भी बन गई है। चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रवीण अत्री जी आपके पास आते हैं क्योंकि ये मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस से होकर अब इनेलो के पास एक बार शुरू करते हैं कि आपके हिसाब से ये मुद्दा कितना अहम हो चुका है और लंबे समय से कितना घिर चुका है। देखिए, ऐसा है, मुद्दा बिल्कुल अहम है क्योंकि यहाँ किसानों की जमीन का सवाल है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इस जमीन का सेक्शन 4 का नोटिस इशू हुआ था, मुझे याद है यहीं पे डिबेट में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि किसानों को 2 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, हमारी सरकार आने पे हम किसानों को 2 करोड़ का मुआवजा देंगे। और उस वक्त मुझे आज भी याद है वो बार बार ये बात कह रहे थे कि जो न्यू एक्विजिशन पॉलिसी है उसको लागू करने की बात भी करते थे। लेकिन देखिए मतलब कितनी बड़ी वायदा खिलाफी है। आज सेक्शन 6 का नोटिस भी इशू हो गया, अवार्ड भी हो गया, लेकिन वो जो 2 करोड़ की बात उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ टीवी में बैठ के किया करते थे वो इन सब बातों को भूल गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, स्टेट में सरकार है, अगर ये उस वक्त बात देखिए, हालांकि न्यू एक्विजिशन पॉलिसी में बहुत कमियां भी हैं, लेकिन जब ये उस वक्त ये बात कहा करते थे कि हम न्यू एक्विजिशन पॉलिसी को लागू करेंगे तो क्यों लागू नहीं करते? क्योंकि उस पॉलिसी के अंदर बड़ा क्लियर है कि किसान की रजामंदी के बिना आप जमीन नहीं ले सकते, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको पैसा देना होगा। जब आप एक्चुअली देखिए ओवरऑल अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए, जिस तरह से कांग्रेस ने प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे काम शुरू किया, जिस तरह से कांग्रेस का कार्यकाल रहा, किसान विरोधी रही, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से बड़ा स्पष्ट झलकता है कि ये भी किसान विरोधी पार्टी है। क्योंकि किसानों के हित में अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको आप किसानों के हित में बात करें। वही काम आज यहां पे हो रहा है क्योंकि जो आपने वायदे किए, देखिए वहां पे इस इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में वोट भी इस बात के लिए मांगे गए थे कि इस एक्विजिशन को, इस एक्वायरमेंट को कैंसिल करवाएंगे, रद्द करवाएंगे, इस बात के लिए वोट मांगे गए थे। वोट ले लिए लेकिन अपनी बातें सारी भूल गए। ये इस वक्त के हालात हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आपका ये किसान विरोधी रवैया ऐसा ही रहा तो आपके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे किसान, आपके खिलाफ आंदोलन होगा। और हमारी पार्टी तो पहले भी बार बार ये बात बोलती रही है कि अपना किसान विरोधी रवैये को बदलिए, किसान के हित में सोचिए। और अगर ये रवैया नहीं बदला गया तो इनके विषय में सोचना जनता का, प्रदेश की जनता का, प्रदेश के किसान को सोचना पड़ेगा इनके बारे में। और कुछ इसी तरह के आरोप किसानों की तरफ से भी लग रहे हैं और किसानों ने एक तरीके से सीधे सीधे ये कहा है कि वादा खिलाफी बीजेपी ने की है। कितनी अहम बात ये हो जाती है कि अगर किसी पर विश्वास जताया जाता है, अच्छे दिनों की बात उन्हें कही जाती है और उसके बाद इस तरीके से परेशान होना पड़ता है। देखिए इसमें एक और भी चीज है, मैं जरा एक बार कहना चाहूंगा। देखिए बड़ी विडंबना है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो एजेंसीज हैं, HSIDC और HUDA, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि एक एनजीओ की तरह काम करेंगे, नो प्रॉफिट ऑन लॉस पे। और विडंबना देखिए कि ये सरकार भी सब कुछ जानते बूझते हुए, क्योंकि ये बातें ये इलेक्शन से पहले बोला करते थे, लेकिन आज ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी किसान को मारने को तैयार है। देखिए जिस एक मेरे ख्याल से विदेशी कंपनी है, वहां पे 1200 एकड़ लैंड तो उसी के लिए, उसी को दी जा रही है जो वो प्लास्टिक गुड्स वगैरह कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेगी। भाई आप उस कंपनी से नेगोशिएट क्यों नहीं करते? आप उस कंपनी को क्यों नहीं बोलते? आप किसान की जमीन सस्ती लेके उनको महंगे दामों में देने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप किसान की जमीन से खुद पैसा कमा रहे हैं। और अगर ये इस तरह की बात है तो वो धोखा है और इस धोखे पर किसानों का क्या रुख है, इस पर जान लेते हैं। रामकिशन महलावत जी हैं, भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति के अध्यक्ष, फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। रामकिशन जी, क्या कहना है? लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, करीब 3 साल हो गए हैं और 2 सरकार आप देख रहे हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया मिल रही है और किस तरीके से वादा खिलाफी नजर आ रही है? देखिए हमारी ये उपजाऊ जमीन है और हमारा अच्छा खासा इससे गुजारा हो रहा है। 3 दिन फसल हम इससे लेते हैं जी, और हम इस जमीन को देना नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल ये विरोध था। लेकिन जब राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की और देश के विकास की बात आई तो लोगों ने मन बनाया कि चलो भाई देश के विकास में हम बाधक ना बने और लोगों की सहमति बनी जमीन देने के लिए। लेकिन ये तय था कि जमीन मार्केट रेट से कम ना दी जाए।
जो आज का क्षेत्र का यानी सीधा सीधा एक रुख है कि पहले तो जमीन देना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी काम के लिए जमीन दी जा रही है तो उसका मुआवजा 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मांगा जा रहा है। जी बने रहे हमारे साथ। कैप्टन अजय यादव भी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। यादव साहब, क्या कहेंगे? मसला लंबे समय से बना हुआ है, आप पूरा मसला देख चुके हैं और किसानों की परेशानी से भी कहीं ना कहीं आप वाकिफ हैं। अब फिलहाल बीजेपी की प्रतिक्रिया पर और कांग्रेस की तरफ से जो कुछ भी किया गया है किसानों के हितों और की अनदेखी के चलते, क्या कहेंगे पूरे मसले पर? देखिए, ऐसा है, 2-3 बातें हैं। एक तो आपने देखा होगा जब हिसार के अंदर जाट आंदोलन हुआ जी, तो 7 दिन तक उन्होंने रेल को रोके रखा, वहां पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया। हमारे वहाँ एक दिन में ही हमारी सरकार के दौरान लाठीचार्ज हुआ था जी। मैंने इसका भी जो है मुख्यमंत्री से कहा था कि ये इस प्रकार की जो कार्रवाई है ये गलत है जी। और मेरा ये मानना है कि जब केवल जमीन 1200 एकड़ जमीन चाहिए लॉजिस्टिक हब के लिए, तो फिर 36 एकड़ जमीन एक्वायर करने की जरूरत ही नहीं है। केवल 1200 एकड़ जमीन एक्वायर करेंगे। मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई 4-5 दिन पहले सेंट्रल हॉल में बात हुई थी जी। वो कहने लगे कि हमें तो केवल मुझे, क्योंकि मैं तो उस कमेटी में था नहीं, उस कमेटी में थे राव अपने रणदीप सुरजेवाला और अपने राव नरेंद्र और अनिता यादव। मेरे को तो इस कमेटी में लिया नहीं कि ना मेरे को इस बारे में कभी ब्रीफ किया, ना ही मेरे पास किसान के प्रतिनिधि आए कि उनकी क्या बातचीत चल रही है। तो मुझे तो उन्होंने बताया कि जी हम तो केवल 1200 एकड़ जमीन ले रहे थे। तो मेरा एक मानना है कि जब रिक्वायरमेंट ही 1200 एकड़ जमीन की है तो सरकार 3600 एकड़ जमीन क्यों एक्वायर कर रही है? यादव साहब, यानी आपके इस बयान से ये अंदाजा लगाया जाए कि कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई है किसानों के साथ नाइंसाफी की, वो कांग्रेस ने की? नहीं, मैं मेरा कहना है कि बेइंसाफी उस वक्त भी हुई थी और आज तो बेहद बेइंसाफी हुई है, क्योंकि इनको जो मुआवजा दिया जा रहा है कहीं 1 करोड़ 60 है, कहीं 40 लाख रुपए है। 40 लाख रुपए में तो 100 मरले का प्लॉट भी नहीं आता कहीं शहर के अंदर जी। तो ये जो मुआवजा है, जो किसानों की जो मांग है, बड़ी वाजिब मांग है और इसको इनको मान लेनी चाहिए। और अगर ये किसान नहीं चाहते जमीन देने के लिए तो छोड़ दें, और क्या ले लें। नागा चौधरी के लोग किसान कह रहे हैं कि हमारे वहाँ लॉजिस्टिक हब बिल्कुल किसानों की तरफ से एक अपनी राय तो रखी जा रही है, उस पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यादव साहब बने रहे हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता रेखा शर्मा भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका चर्चा में, आप से सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले रणधीर कापड़ीवास भी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। कापड़ीवास साहब, आपका स्वागत है चर्चा में। आपसे सवाल लेना चाहेंगे क्योंकि अब आरोप ये लग रहे हैं कि बेशक नाइंसाफी की शुरुआत कांग्रेस के वक्त से हुई हो, लेकिन जिस तरीके से मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है और उसका विरोध कर रहे किसानों की लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है, बीजेपी का क्या रुख है? जी रणधीर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। धीमान साहब, सभी पक्षों की हम राय ले चुके हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि नाइंसाफी की बात अलग रख दी जाए, मुद्दा जो शुरू हुआ है और उसके बाद किसानों का प्रदर्शन कम समय से नहीं चल रहा है, लंबा समय हो चुका है, लापरवाही कहां पर नजर आ रही है आपको? लापरवाही इसकी शुरुआत में है, जड़ से है, कांग्रेस की सरकार से है। एक पक्ष तो बता दिया कैप्टन अजय यादव जी ने कि ये 3600 एकड़ क्यों एक्वायर करने की प्रोसेस शुरू किया जब 1200 की जरूरत थी। सेकंड प्रोसेस, जब इसका पुरानी अधिग्रहण नीति के तहत सेक्शन 4 हुआ था 14 जुलाई 2011 को जी। और उसके बाद जैसी 1 साल के बाद सेक्शन 6 के तहत नोटिफिकेशन करना होता है जिसमें दावे और आपत्तियां इनकी खारिज कर दी गई थी। किसानों ने जब वहां डीसी को ज्ञापन देने के तो लाठियां बरसाई गई और उसके बाद फिर 7 दिन के बाद जैसे आंदोलन हुआ फिर लाठियां बरसाई गई। हुड्डा की सरकार में भी कैप्टन अजय यादव को बेशक बाहर रखा हो, लेकिन सरकार इन्हीं की थी और इनके मंत्रियों की समिति बनी थी। उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कहा था, बीजेपी पार्टी ने कहा था कि ये गलत हो रहा है, उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए और जमीन सस्ते में बिल्कुल नहीं खरीदी जानी चाहिए। अब कमोबेश हुड्डा सरकार बाहर है, कांग्रेस की सरकार नहीं है जी। बीजेपी ने गलती क्या की है अभी इसी में, हालांकि नई अधिग्रहण नीति केंद्र सरकार ने बना दी, उसी के तहत इसका मुआवजा डिक्लेयर किया है, अवार्ड डिक्लेयर किया है। लेकिन आज मैंने अभी अवार्ड की कॉपी पढ़ी है, उसमें बहुत तकनीकी चीजें लिखी हैं। उस अधिग्रहण मतलब प्रोसेस हुआ था पुरानी अधिग्रहण नीति से, उसका अवार्ड सुना है नई नीति से, दोनों का मिसमैच हो गया, मैच नहीं किया। उसमें कलेक्टर को कहा गया था कि वो 3 प्रकार से ये रेट तय कर सकता है और वो जो रेट तय किया उसका कोई फार्मूला उन्होंने बताया, सीधा
अपना एक लिख दिया कि कलेक्टर की मीटिंग 2 दिसंबर को उनके ऑफिस में मीटिंग हुई है और इस कंक्लूजन में निकले कि मार्केट रेट ये है। यहीं पर सबसे बड़ा गड़बड़ है। दूसरा, अब क्योंकि अवार्ड सुना दिया गया, तकनीकी रूप से ये इस जमीन का 3 महीने के अंदर ये गवर्नमेंट के उनके खातों में पैसे जमा करा देगी जी, और उसके बाद इसका पोजेशन ले सकती है। तो किसानों के पास ही जबरदस्ती जमीन जा सकती है। धीमान साहब, एक सीधी सी बात हमारी जो समझ में आ रही है कि किसान परेशान है, अपनी मांगों को लेकर लंबे 1 महीने से बैठे हुए हैं। बेशक वो किसान नाजायज मांग भी रख रहे हैं, अगर वो नाजायज मांग भी रख रहे हैं तो 1 महीने से सरकार उनकी सुध नहीं लेती है। उनके पहले लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर आप केस बने। जस्टिस इकबाल सिंह का कमीशन बैठा रिपोर्ट देने के लिए, उसने कहा कि जिला प्रशासन, जो उस वक्त की सरकार के टाइम में जिला प्रशासन ने जाति की अपनी रिपोर्ट में लिखा है और ये कहा एक्वायर जो है जमीन का एक्वायर वो ठीक होना चाहिए जी। और नई अधिग्रहण नीति 2013 की, उसमें भी लिखा है कि सबसे पहले आप सोशल ऑडिट करवाएंगे, वहां लोगों से बातचीत पूछेंगे जी। तो ये अभी ये सारी बातें अभी आज की डेट में बीजेपी की राय लेनी अहम हो बीजेपी के एक एमएलए और है नांगल चौधरी की, डॉक्टर अभय सिंह यादव, वो सारे दक्षिण हरियाणा के एमएलए मुख्यमंत्री के पास मिले। उन्होंने कहा भी अगर वहां के लोग उपजाऊ जमीन नहीं देना चाहते तो हमारे एरिया में लगा लो जमीन, ये जो भी अधिग्रहण करनी है। रणधीर कापड़ीवास जी फोन लाइन पर हमारे साथ बने। रणधीर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। रेखा जी हमारे साथ हैं। रेखा जी, बीजेपी पर सारी बात आकर इसलिए रुक रही है क्योंकि तमाम पक्षों की राय हमें मिल चुकी है कि आखिर मसला क्या है। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? पहले दावा यह किया जा रहा था कि किसानों की किसी भी समस्या को रखा नहीं जाएगा, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, खासतौर पर जमीन अधिग्रहण का मामला, और अब प्रतिक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। ये स्पष्ट आपको मैं, क्योंकि अभी जब आपका फोन आया मुझे इसके लिए, तो मैं अभी पता करके आई हूँ कि कल एक कैबिनेट की मीटिंग इसी के ऊपर है और ये सारी पॉलिसी रिवाइज की जाएगी और किसानों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर कल ही मेरे ख्याल से आने वाली है। मैं क्या पॉलिसी डिस्कस होने जा रही है क्या वो मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग है, लेकिन ये मैं पक्का कह सकती हूँ कि ये पॉलिसी रिवाइज होने जा रही है। लेकिन रेखा जी, किसानों के साथ जो बात हुई थी, किसानों को जो आश्वासन दिया गया था, उस पर एक बार राय ले लेते हैं। रामकृष्ण जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। रामकृष्ण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बातचीत क्या हुई थी इससे पहले, किस तरह का आश्वासन आपको चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से मिल रहा था और फिलहाल क्या कहना है नेताओं से, अब भी बातचीत हो पाई है? देखिए कि जब ये घटनाएं घटी, सारे मामले को लेकर के विरोध हुआ, उसमें बड़ी पंचायतें हुई, पंचायत में सब लोग शामिल हुए। उससे पहले कमेटी भी बनी थी उठा सरकार के समय में जी। उनका भी लिखित एश्योरेंस था हमें कि भाई किसानों की मर्जी के खिलाफ जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा जी। उसके बावजूद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। सेक्शन 7 इन लोगों ने किया, 6 इन लोगों ने किया। अब सरकार जब नई आई है तो हमें ये उम्मीद बनी थी कि ये लोग तो हमारे संघर्ष के साथी हैं और इन लोगों ने तो हमारे दुख दर्द को जान करके हमारे इस सारे मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा जी। लेकिन अभी जो अवार्ड हुए हैं इसमें बिल्कुल ही इन्होंने कम रेट दिए हैं, जमीन छोड़ने की बात तो भूल ही गए जी। अगर अब कैबिनेट की बैठक है जो है कल के लिए, एक तरीके से अल्टीमेटम भी आप लोगों की तरफ से दिया गया है, उसके लिए क्या आश्वासन मिल रहा है? क्या आपकी तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर कैबिनेट की बैठक में ये फैसला होता है उसके बाद ये विरोध थम सकता है? अभी 17 तारीख को जो रिव्यू कमेटी बनी उनके सामने हमारे किसान लोगों ने अपना पक्ष रखा है और सारे पक्ष उनको समझा करके इस बात पे सहमति बनी है कि किसानों की मर्जी के खिलाफ अधिग्रहण नहीं होगा जी। अब कल की जो कैबिनेट की मीटिंग है उससे हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। यानी 2 करोड़ के मुआवजे की मांग जो चल रही है, अगर मुआवजा मिलता है तो 2 करोड़ के हिसाब से मिले, वरना ना मिले। कम से कम 2 करोड़ मिले और ज्यादा जो हाईवे के साथ हैं उनका ज्यादा हो सकता है, बाकी जो है ना कम से कम 2 करोड़ हो उसमें जी जी। रणधीर कापड़ीवास जी शायद हमारे साथ फोन लाइन पर बने हो। रणधीर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रणधीर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी जी। आपकी राय लेना बेहद जरूरी है, काफी लंबे समय से आपसे बातचीत का इंतजार हो रहा था। रणधीर जी, सभी पक्षों की राय हम ले चुके हैं। आपके क्षेत्र में किसान इतने परेशान हैं, करीब महीने भर से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। जिस बीजेपी सरकार से उम्मीद थी वो उम्मीद उन्हें टूटती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे किसानों की बातों को लेकर? देखिए, किसानों की लड़ाई हमने बिल्कुल अपने दिल से लड़ी थी और जो कांग्रेस वाले भाई आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने ही अधिग्रहण का प्रोग्राम तैयार किया था। उन्होंने ही किसानों के खिलाफ मुकदमे बनाए, उनके खिलाफ लाठियां चलाई, आंसू गैस छोड़े
और आखिर में जो योजना तैयार करके गए इस ढंग से छोड़ के गए थे कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आई संभल भी नहीं पाई थी, उससे पहले तो इनके बैठे अधिकारियों ने मुआवजा घोषित कर दिया और खुद का कर दिया। रणधीर जी, और इसकी रणधीर जी बने रहे हमारे साथ। कैप्टन अजय यादव भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। यादव साहब सुन रहे हैं कि कांग्रेस इस तरीके की नीति छोड़कर गई थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी हो गई है किसानों के साथ ये नाइंसाफी की। ये असल में रणधीर सिंह को कोई तजुर्बा तो इसको है नहीं, ना ही कभी मंत्रिमंडल में रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी डिक्लेयर किया है पैसा, वो तो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। अवार्ड जो किया है, हमारी गवर्नमेंट ने अवार्ड कहाँ किया था, कोर्ट से स्टे हो गया था। अवार्ड बाद में हुआ। ये कह रहा है कि हमें इस तरीके से कर गए थे। अगर ये चाहते हैं गवर्नमेंट कभी भी एक सेक्शन है जिसके तहत कभी भी कोई जमीन को रिलीज कर सकती है, गवर्नमेंट की एम्पावर्ड है। और अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पर अगर किसान चाहते हैं कि यहाँ पर 2 करोड़ रुपए मिले और 2 करोड़ रुपए कम मिलते हैं, तो नई नीति जो सरकार की जो नई नीति है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास की है, उसके मुताबिक जो मार्केट रेट है वहाँ पर कम से कम 1 करोड़ रुपया है मार्केट रेट जो है। उसके हिसाब से कम जो किसानों की जो मांग बड़ी वाजिब है, 2 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। तो उसमें क्या बात है? ये मतलब कि जब कांग्रेस में सब कुछ डाल रहे हैं। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि जो लाठीचार्ज हुआ था वो गलत हुआ था उस वक्त। अगर जाटों के आरक्षण के मामले में 7 दिन तक वहाँ पर उनको कुछ नहीं कहा और सीआरपी और 1 हफ्ते बाद मैंने तो ये मामला मीटिंग में उठाया था, मैंने यादव साहब गलत हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बात कह रहे हैं ये बचकानी बात कर रहे हैं, ये इनकी सरकार का मामला है और अपनी बात से ना आते। ये इन्होंने जो अवार्ड घोषणा की, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं अवार्ड से। और केवल 1200 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट है, 36 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि 1200 एकड़ जमीन ले और बाकी। यादव साहब बीजेपी प्रवक्ता है, रेखा जी। कैप्टन अजय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आप अब सजेशन दे रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया था ये? जब आप अभी 3 महीने पहले आप ही सरकार में थे, आप क्यों नहीं करके गए ये? रेखा जी, मैं उस कमेटी में नहीं था। आप कमेटी, आप पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, आप पर्सनली नहीं बोल रहे, आप अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए। मैं पर्सनली बोल रहा हूं, मैं तो फिर बोल रहा हूं। मैं ये पर्सनली हम यहाँ पे डिस्कशन पर्सन का करने नहीं जा रहे, हम पार्टी की डिस्कशन कर रहे हैं। हम पार्टी की नीतियों को डिस्कशन कर रहे हैं, सरकार की नीतियों की। एक सवाल आपसे ये भी है कि बीजेपी की ओर से दावा ये भी किया जा रहा था कि जो जमीन उपजाऊ होगी उसका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा इस तरह के कामों के लिए। अगर किसानों की इस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है तो फिर बीजेपी की बातों में, बयानों में अलगाव क्यों है? जी बिल्कुल ऐसा होगा नहीं। जो कल रिवीजन पॉलिसी जो आएगी, मुझे लगता है वो उसी तरह से आएगी जैसा किसान चाहते हैं। जो उपजाऊ जमीन है उसका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। ये मुझे फिर तो आप घोषणा ही कर दो। फिर आपको नहीं, घोषणा मैं क्यों करूं? आप जब ये बोल ही रहे हो कि कल की मीटिंग में ऐसा लगता है तो आप बोलो। नहीं, क्योंकि मैं मीटिंग अटेंड करने वालों में हूँ जी। नहीं, फिर आप अगर इतनी बात कह रहे हो फिर तो आप दावे से बोलो ये बात। मैं दावे से तभी कह सकती हूँ अगर मैं मंत्री खुद हूँ। रणधीर कापड़ीवास जी, मेरी कैब रखी। रणधीर कापड़ीवास जी, आपसे सीधे सीधे जवाब चाहेंगे कुछ एक सवालों के जो किसानों की तरफ से हम आपसे पूछ रहे हैं। किसानों को पहले आश्वासन बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा था कि जो जमीन उपजाऊ होगी उसका अधिग्रहण नहीं होगा। अब किस तरीके से बीजेपी इस फैसले पर टिकी है? देखिए, मैं तो पहले तो कप्तान साहब का जवाब दूं। यादव जी बोल रहे थे जी, ये बेचारे पता नहीं पहले से इनकी सरकार और ये पलटू राम रहे हैं, कह दिया बदल गए, सोच लिया बदल गए, कर दिया बदल गए। बेचारा कर रहा है, बोलने की तमीज भी नहीं रखते। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी अपने निर्णय पर आज भी अटल है। किसानों की मर्जी के बिना 1 इंच भी जमीन नहीं जाएगी। किसानों की मर्जी तो यहाँ पे बता रहे हैं ना, सीधे सीधे हम भी बता रहे हैं, किसान भी बता रहे हैं, करीब महीने भर से धरने पर बैठे हैं। उनकी मर्जी तो साफ साफ सीधे सामने आ रही है कि या तो जमीन देंगे नहीं या फिर 2 करोड़ के हिसाब से मुआवजा दीजिए। आप आगे मर्जी कहाँ बची है? आप एक बात मानिए, थोड़ा अवसर तो दीजिए। मैं पहले ही कह रहा था कि गधे को गुलाब चाहिए और अनपढ़ को किताब चाहिए। हमें समय थोड़ा मिला है और कांग्रेस को हमसे हिसाब चाहिए। शायरी जरूर मिल गई है, आश्वासन जो किसानों को चाहिए वो शायद नहीं मिला है। देखिए एक चीज बड़ी है, ये बात कैप्टन साहब ने एक्सेप्ट की कि हमें कांग्रेस के टाइम में गलती हुई, ये कैप्टन साहब ने एक्सेप्ट किया और अब वो एक गलती को दोहराया जा रहा है, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आज कापड़ीवास जी भी बार कह रहे हैं
थोड़ा रुकिए। और रेखा जी भी कह रही हैं कि कल की मीटिंग में आप देखिए डिसीजन होगा। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि जब आप इससे पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग कर चुके, उसमें आप पिछली सरकार के कुछ निर्णयों को रिव्यू करने की बात कर चुके हो, तो उस वक्त, क्योंकि किसान तो पिछले 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, ऑलमोस्ट साल हो चुका है, तो उसी वक्त आपने इस अधिकरण को रद्द क्यों नहीं कर दिया जो किसानों की डिमांड थी? और जब आपके लोग जब वहां पे इलेक्शन लड़ रहे थे और वो वोट मांग रहे थे, वो इस बात के लिए वोट मांग रहे थे कि हम इस अधिग्रहण को रद्द करवाएंगे, तो आपने पहले क्यों नहीं सोची ये चीजें? आज आप ये बात कह रहे हो, और अगर आप ये कह रहे हो कि कल की कमेटी में कुछ डिसीजन आएगा, तो फिर आप कॉन्फिडेंट दावे से बोलिए कि ये होगा, हम ये कर रहे हैं, उसको आप कंफर्म कीजिए। जब तक कैबिनेट डिसीजन नहीं ले लेती, आप ये मत बोलिए कि कल को ऐसा हो जाएगा। अभी बात प्रेजेंट की है। इन प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर फार्मर्स। एक बार फिर से जी, बिल्कुल एक बार फिर से रणधीर जी की बात सुनना चाहेंगे। रणधीर जी, रणधीर जी, आप कुछ बात गिनवा रहे थे कि आपका ये कहना है कि आपको समय इतना कम दिया गया, समय कम दिया गया और हिसाब ज्यादा मांगा जा रहा है। लेकिन एक सीधी सीधी राय तो ये भी है कि अगर एक बात स्पष्ट तरीके से आपकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस गलत तरीके से किसानों की जमीन ले रही है, उसका विरोध बीजेपी तब करेगी अगर सत्ता में आ जाती है। अब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, तो विचारों में विरोधाभास क्यों है? विरोधाभास नहीं था। हमने किसानों का पक्ष जिस नियत से हमने वोट मांगी थी, उसी नियत से किसानों का पक्ष सरकार के पास, कैबिनेट के पास, मुख्यमंत्री के पास रखा है, और मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिलाया है। अब कुछ लोग ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कुछ किसान भोले होते हैं, हमारी उनके साथ हमदर्दी है, वो बहुत जल्दबाजी में है, थोड़ा सा समय तो जी। हाँ, तो उनको जैसे ही हमें आखिर कुछ कानूनी पेचीदगी होती हैं और उनको सोल्व करने में थोड़ा समय लगता है। अब ये कांग्रेस पार्टी, हमारे यादव जी, हमारे पूर्व मंत्री सालों खा गए। अरे हमारे लिए कोई 1 महीना तो इंतजार करिए। रणधीर जी, जल्दबाजी है या नहीं है तो किसान भी बता सकते हैं, खासतौर पर भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हमारे साथ बने हो, उनसे भी एक सवाल लेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटते हैं। सहायता, पालने में, पोषणे में सब कुछ सहयोग करता है, उसी की संतान दुखी है। ग्रीन तुलसी बॉडी की रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाए। 1 बूंद दिन में 4 से 5 बार पूरे परिवार के लिए। डॉक्टर ग्रीन तुलसी। मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। दशहरा होली दिवाली तीज मने कदे सामण आली, कटे बरसे कदे कोलड़े कदे झूलण की रीत निराली। खेड़ा पूजे माता धोके लाडू बुचे कदे बने सुहाड़ी, मीठी मीठी ब्याह की गाड़ी जुत्ते ठाके भजे साड़ी। लोक धुनाने सुनते सुनते कई कई युग गए बीत, ईसा दर्पण जिस दर्पण में दिखे मारा अतीत। तुम्हारी रीत तुम्हारे गीत, तुम्हारी रीत तुम्हारे गीत, तुम्हारी रीत तुम्हारे गीत।
की शक्ति को बढ़ाता है। डॉक्टर ग्रीन तुलसी पूरे परिवार के लिए। हेल्पलाइन नंबर 08059458882। अपनी बोली अपना चैनल। किसानों की क्या हालत कर दी इन लोगों ने। सहायता पालने में पोषणे में सब कुछ सहयोग करता है, उसी की संतान दुखी है। रात को गांव में की जाए बिजली की पूरी आपूर्ति। चंडीगढ़ में बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक में सीएम ने दिए निर्देश। 25 दिसंबर से 8 जिलों में शुरू होगा जमीन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम। रोहतक, जगाधरी, रेवाड़ी, जींद, कैथल, करनाल, थानेसर और फरीदाबाद में होगा शुरू। चंडीगढ़ में 2 संदिग्ध मरीजों को नहीं मिला बर्ड फ्लू। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा लोगों को नहीं है घबराने की जरूरत। प्रदेश में बढ़ी बर्ड फ्लू की आशंका। जींद के गतौली गांव के तालाब में 14 साइबेरियन बत्तखों की मौत। बत्तखों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे लैब। फरीदाबाद के निजी स्कूल में 27 दिन पहले खुद को आग लगाने वाले छात्र की मौत। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ किया मामला दर्ज। गुड़गांव में आज सुबह एक पोल्ट्री फार्म व्यवसायी से 27 लाख रुपए की लूट। स्विफ्ट कार में सवार थे 4 लुटेरे, अभी तक नहीं लगा सुराग। सोनीपत जिले के 43वें स्थापना दिवस के मौके पर एवं तहलका के निदेशक हरविंद्र मलिक को मिला सोनीपत रत्न पुरस्कार। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने में योगदान। और प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी। पारे में लगातार गिरावट दर्ज। कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा शुरू कर रहे हैं। चर्चा में हम बात कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर। क्या अलग अलग पार्टियों का रुख है, क्या सोचना है और उस पर विचार विमर्श जिस तरीके से चल रहा है। अब बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 23 तारीख तक का अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दिया गया था। 23 तारीख यानी कल कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है, ये बात अहम हो जाती है। और इस मसले पर रामकिशन महिलावत फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए। रामकिशन जी, आप सुन पा रहे हैं अपने मौजूदा और इससे पहले के विधायक के बयान, किस तरीके से अलग अलग देखते हैं और किसे मानते हैं कि हाँ वाकई आपकी सुनवाई किसने की थी? जी रामकिशन जी, आप के दोनों जो विधायक रह चुके हैं, कैप्टन अजय यादव भी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए जिनको आपने सुना, उनका ये कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर अगर किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है तो वो इस कमेटी में शामिल नहीं थे। इसके अलावा जो मौजूदा विधायक है उनका ये कहना है कि उन्हें वक्त दिया जाए, वक्त कम है और हिसाब ज्यादा मांगा जा रहा है। आपके हिसाब से नाइंसाफी कहाँ हो रही है? देखिए, पिछले 3.5 साल से 2011 से जुलाई 2011 से समाचार हुआ तब से हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है जी। और नाइंसाफी कहाँ से शुरू होती है? भ्रष्टाचार शुरू होते ही मुख्यमंत्री महोदय ये ऐलान करते हैं अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नई अधिग्रहण नीति के तहत ही हम एक बार करेंगे जी। और फिर वादे से मुकरते हैं मुख्यमंत्री महोदय और इस प्रोसेस को आगे सरकाते हैं। जब इसका विरोध किया जाता है तो ये घटनाएं सारी उस विरोध की देन है जी। जब सहज भाव से विरोध कर रहे थे तो इन्होंने बिल्कुल उस पर अमल करने के बजाय अपने कही हुई बात पे दमनकारी नीति अपना करके इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था पूर्ण रूप से जी। लेकिन सच्चाई हमेशा जीवित रहती है और आज तक उस सच्चाई को लेकर के हम चलते रहे। इस सच्चाई में सबका साथ मिला, मीडिया का भी साथ मिला और सभी लोगों का साथ मिला। आज हम उसी बात पे कायम हैं जो हम शुरू से लेकर के चले थे जी। कि हमारे क्षेत्र की जमीन उपजाऊ है, हमारे क्षेत्र की जमीन बेशकीमती है, हमारे क्षेत्र। देखिए रामकिशन जी, आप लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी ने वादा खिलाफी की है। बीजेपी का ये पक्ष है कि उन्हें वक्त ही कम दिया गया, वादा खिलाफी की बात नहीं आती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जब सरकार बनी है पिछले 1.5-2 महीने से, तो यदि इस पर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार होता तो ये अवार्ड की जल्दबाजी ना करते। अवार्ड की जो जल्दबाजी की है, यदि हमारे हित को, किसान के हित को ध्यान में रखा जाता तो इसको टाला जा सकता था। इस पर पुनर्विचार करके फिर इस पे अपना कार्रवाई करते। और जल्दबाजी ने जो किया उसमें किसान का कितना अनदेखा हुआ ये आपके सामने है सारा। और अब जो रिव्यू कमेटी बनी है,
हम ये अब भी ये उम्मीद करते हैं कि ये सरकार हमें पूरा न्याय देगी जी। और न्याय देने की बात 17 तारीख को इन लोगों ने कही भी है किसानों के सामने, और उस पर मंत्रिमंडल की कल मीटिंग भी है जी। तो हमें आज भी पूरा भरोसा है कि ये लोग किसानों को न्याय देंगे, और किसान जो आज दर दर भटक रहा है, जो आंदोलन करने को मजबूर हो रहा है, ऐसी स्थिति शायद ना आए। जी रणधीर जी, किसानों का ये कहना है कि अगर इतनी जल्दबाजी ना दिखाते हुए मुआवजा राशि की जो बात हो रही है, खासतौर पर अवार्ड घोषित ना करती बीजेपी, विचार विमर्श किया जाता, तो शायद कहीं ना कहीं ये लगता कि किसानों की सुनवाई हो रही है। लगता है हमारी आवाज रणधीर जी तक नहीं पहुंच पा रही है। जी रेखा जी क्या? मैं रामकिशन जी को ये कहना चाहूंगी, जो आपने विश्वास अभी जताया है कि अभी भी इनका विश्वास बना हुआ है, वो बना रहे। और मेरे को लगता है हमारी सरकार, मेरे को लगता है क्या, मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कल की मीटिंग में ये इनका विश्वास बना रहेगा और वो रिवीजन पॉलिसी जैसा ये चाहते हैं उसी के मुताबिक आएगी। ये मैं दोबारा से और तिबारा से ये बात दोहराना चाहूंगी। जी अत्री साहब, फैसले लेने की जो प्रक्रिया देख रहे हैं बीजेपी की, उस पर तमाम कई बार इससे पहले भी आरोप लग रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला लिया जाता है, उसके बाद फिर से विचार किया जाता है, जैसे कि अभी यादव साहब भी कह रहे थे। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा ये बात तो कई बार उठ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हरियाणा में अभी काम कर रही है, फैसले लेने की क्षमता कमजोर है, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं टॉपिक जहाँ पे हम देख सकते हैं कि फैसला लिया और उसके बाद उससे पलट गए, उसको बदलना पड़ा। और ये कहीं ना कहीं जैसे कि एक एक्सक्यूज रहता है नॉर्मली कि एक्सपीरियंस नहीं है, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक रीजन रहता है। लेकिन कई बार एक चीज जो समझने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पिछली कांग्रेस सरकार जो काम कर रही थी, ये देखिए लोगों ने सरकार को इसलिए बदला कि उससे परेशान थे उसी हाँ। और लेकिन अब नई सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी है हरियाणा की जनता ने, इस उम्मीद में कि शायद भारतीय जो भी नई सरकार आएगी वो कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियां थी या जन विरोधी जो फैसले थे उनको बदलेंगे और लोगों के हित की बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। चाहे हम इस लैंड एक्विजिशन की बात कर लेते हैं, इसमें भी अगर देखा जाए तो अभी तक सरकार कुछ ऐसा नहीं कर पाई है या कोई ऐसा लोगों को नहीं जता पाई है कि वो किसानों के हित की बात कर रही है या किसानों के हित में कोई निर्णय लेने वाली। और देखिए ये अकेला रेवाड़ी की लैंड की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में अगर आप देखेंगे अभी तक तो इन लोगों को यही नहीं पता कि हर रजिस्ट्री ऑफिस में, हर एसडीएम ऑफिस में दलाल घूमते हैं जो किसानों को डराते हैं। और उनका डर बड़ा, देखिए डराने का ढंग क्या होता है कि भाई तेरा तो बैंक का कर्जा नहीं उतरेगा, तेरा तो ये जमीन बेच के ही जान छूटती है, तू तो एक्वायरमेंट के पैसे ले तब तेरी जान छूटेगी। ये मुद्दे और किसानों की अनदेखी के जो आरोप लग रहे हैं उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया लेंगे धीमान साहब। लेकिन टेक्निकली सारी राजनीति से दूर हटते हुए इस मुद्दे में किसानों का सरोकार देखें तो आपको किसकी तरफ से नजर आता है? और अगर किसानों की इस समस्या पर विचार विमर्श बीजेपी करती है तो क्या ये सुनवाई करना आसान कहा जा सकता है कि 2 करोड़ के हिसाब से या तो मुआवजा दिया जाए या फिर जमीन अधिग्रहण रद्द किया जाए? काबड़ी वासी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये पिछली सरकार के टाइम के अफसर बैठे थे और उन्होंने हमारी बात सुनने बगैर ही अवार्ड घोषित कर दिया। ऐसा नहीं था। 2 दिसंबर 2014 को डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, मीटिंग हुई। ये इसमें नियम है कि डिविजनल कमिश्नर अपनी वो रेट तय करता है कि इस रेट के तहत ये जमीन का अधिग्रहण होना है। 4 दिसंबर को कलेक्टर ने ये अवार्ड घोषित किया। दोनों ही अधिकारी इस सरकार के द्वारा बदले गए नई तैनाती के अफसर थे। जो डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव है उनको तो एक बार ऐसा लग रहा था कि जैसे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम लगाया जाना है, वो इतने मुख्यमंत्री के नजदीक थे वो। और अभी भी वो उनको बड़ी प्राइम पोस्टिंग दी गई है। तो ये कहना कि पिछले सरकार के अधिकारी थे बिल्कुल गलत है। वो प्रदीप कासनी जिनके डिविजनल कमिश्नर जो इस वक्त हैं, उन्होंने ही पिछली सरकार में ये बताया था कि कौन कौन सी नियुक्तियां राइट टू सर्विस में और फूड कमीशन में गलत तरीके से की जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है। एक तो नंबर 2 बात, अंबाला में आईएमटी बनने था, उसका कांग्रेस के ही नेताओं ने, जिसमें कैप्टन अजय यादव के बेटे भी शामिल थे, इन्होंने विरोध किया था। कुमारी शैलजा जो यहाँ की एमपी थी, मंत्री भी थी केंद्रीय, उन्होंने विरोध किया था। और अल्टीमेटली सरकार ने उसका अधिग्रहण किस तरीके से रद्द किया, वो टेक्निकल तरीके से, क्योंकि आपने पूछा वो टेक्निकल तरीका सा, अगर इसका अवार्ड जो एक तय समय होता है, तय समय में इसका अवार्ड घोषित ना करते तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो कार्रवाई वो खत्म हो जाती है। हाँ। तो ये अवार्ड घोषित ना करते, किसने कहा था अवार्ड घोषित करने के लिए? लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई है, बीजेपी सरकार फैसला नहीं कर पा रही कि हमें क्या करना है।
अब इस सारे अधिग्रहण को कानूनी दृष्टि से ये अधिग्रहण एक प्रकार से हो गया है अवार्ड घोषित होने के बाद। 3 महीने के अंदर ये अपने अगर जमा हो जाता है, उसमें पैसे जमा हो जाते हैं। इसका एक तरीका तो ये है, अभी इसको और रोका जा सकता है कि इसका अवार्ड का पैसा किसानों को ना दिया जाए, जो उसका टाइम है 6 महीने के अंदर अंदर वो उसका पैसा ना दिया जाए, तो ये अधिग्रहण ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। या फिर ये राज्य सरकार कल कैबिनेट में, जैसे उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया बड़ा सोच के कैबिनेट का, रेखा जी भी कह रही है कल कैबिनेट में कुछ होने वाला है, इसका मतलब कुछ होने वाला है। तीसरा बिंदु, ये अधिग्रहण उपजाऊ जमीन का हो रहा है, बीजेपी उपजाऊ जमीन के खिलाफ रही है। तो अपनी नीति खाली इसी की बात नहीं है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन पॉलिसी पूरे अधिग्रहण जो नीति बननी है पूरे प्रदेश की बननी है, खाली रेवाड़ी के बारे में नहीं बात होनी है। और जो 2010 जुलाई में हुड्डा सरकार ने जो रेट तय किए थे, आज भी वही रेट किए गए जो उस वक्त फ्लोर रेट तय किए थे, 25 लाख रुपए, 40 लाख, जो उसका रेट तय था उसके हिसाब से रेट तय। तो इसमें कोई किसी प्रकार का चेंज इस सरकार ने नहीं किया। शायद अब आंदोलन हुआ, बीजेपी का वहां पर एमएलए बन गया, कांग्रेस के एमएलए वहां पर हार गई, और उनकी हार में एक कारण ये भी है अधिग्रहण वाला, ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि वहां लोग नहीं चाहते हैं अधिग्रहण हो। और 3600 एकड़ में से जो 1200 एकड़ चाहते हैं कि अगर देना भी है तो 1200 एकड़ ले लें, बाकी छोड़ दें। और वो जमीन जो नारलोल, जो नांगल चौधरी वाला एरिया है, जो पिछड़ा इलाका है, वहां का एमएलए चाहते हैं कि हमारे एरिया में विकास, उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा तो वहां कर सके। तो अब कल की कैबिनेट की बैठक में रेखा जी अगर कह रहे हैं तो हमें मानना चाहिए, क्योंकि प्रवक्ता है पार्टी की, पर मुझे लग नहीं रहा कि इस तरीके को दोनों हाथों में किस प्रकार के आप लड्डू ले सकते हैं कि उधर जमीन का अवार्ड भी घोषित कर रहे हैं और इधर से पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो पूरी अधिग्रहण पॉलिसी कोई नहीं लेके आ रहे हैं तो बात अलग है। और नहीं तो अभी केंद्र सरकार की 2013 की पॉलिसी के अनुसार जो 1/1/2014 से लागू है, उसी के अनुसार इसका अवार्ड होगा। रेखा जी, कुछ बातें अहम निकल कर आ रही है। बीजेपी ने खासतौर पर विधानसभा चुनाव में जब अपने प्रचार की शुरुआत की थी तो किसानों के लिए एक रैली से शुरुआत कर दी थी। और उसमें एक लाइन और मैं बीच में जोड़ूंगा, बाकी फिर रेखा जी से सवाल पूछना। इन्होंने कहा है कि दोषपूर्ण अधिग्रहण नीति को दोष मुक्त बनाया जाएगा, ये संकल्प पत्र में इन्होंने बीजेपी ने लिखा है। जी, एक तरीके से पहली जो नीति है उसमें कोई खामी है, उसे दोष मुक्त किया जाएगा। क्या दोष मुक्त करने के लिए कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से? और दूसरी बात, एक अहम बात, जो किसान पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से धरना दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है और सुनवाई के नाम पर आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन नहीं चाहिए उन्हें, एक मांग रखी जा रही है जो इलेक्शन से पहले तो ये कहा जा रहा था कि अगर हम सत्ता में आते तो पूरी होगी, सत्ता में आने के बाद उस पर विचार क्यों? देखिए, ये मैं जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी बार बार अपने डिसीजन लेती है और फिर चेंज करती है। बीजेपी पार्टी किसानों के हित में फाइनली जो डिसीजन होगा वो उनके हित में ही होगा, ये मैं फिर कहना चाहूंगी। और कम से कम रिव्यू करती है, अपने डिसीजन रिव्यू करती है, थोपे नहीं जाते। अगर उनको सजेशंस मिलते हैं पार्टी को, गवर्नमेंट को, तो उन पे इम्प्लीमेंट भी करती है वो, और वो दोबारा रिवाइज करने की हिम्मत रखती है। अगर वो गलती करती है तो वो गलती मानती भी है और रिवाइज करती है। ये एक हमारी पार्टी जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, लोगों की पार्टी है। लोगों की अगर सजेशंस आते हैं तो उनको मानती भी है। अगर हमने ये कहा है कि दोष मुक्त करेंगे तो करेंगे। अभी 3रा महीना है हमारी पार्टी को, और आपने देखा होगा कि कई अच्छी पॉलिसीज इस गवर्नमेंट ने लेके किसानों के लिए क्या किया रेखा जी? किसानों के लिए क्या किया? जो पिछले महीनों भर से किसान बैठे हुए हैं, उनको आश्वासन के अलावा क्या मिला? जवाब दे रही हैं। और एक सवाल और लेके फिर आप जवाब देते रहना। हाँ। आप कंटिन्यू करना। एक और इनका डिसीजन जो मैं बताता हूँ, बीजेपी सरकार का, जो भी 1.5-2 महीने की सरकार का, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि अभी हमारे पास ऐसा नहीं है, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं। खाद जो है आज की डेट में हाहाकार परेशानी है। ये सब किसानों के हित के। दूसरी बात है, अगर आप लोगों के व्यूज लेके अपने डिसीजन बदलते हो तो डिसीजन लेने से पहले व्यूज ले लिया करो, आपको बदलना ही ना पड़े। एक सीधा सवाल आपसे ये भी है कि अगर आप लोग ये कहकर जनता से वादा करते हो कि ये समस्याएं हैं, उनका विचार होगा, तो इसका मतलब आप पहले विचार कर चुके हैं, उनका समाधान करने की तभी बात हो रही है। अब विचार की जरूरत क्या पड़ी? नहीं, मेरे ख्याल से इस पॉलिसी को लेकर मैं उस क्लैरिटी से, मैं आपको सही बताऊं तो क्लैरिटी से नहीं बता सकती, क्योंकि पॉलिसी कल ही रिवाइज होने जा रही है। तो इसलिए मैं उसको अभी बता नहीं पाऊंगी कि क्या रिवाइज होने जा रही है। लेकिन जो भी रिवाइज, अभी जो मेरी बात हुई 1 सेकंड में, फिर कृषि मंत्री ने यही कहा है जो मैंने आपको कहा है। आप बिल्कुल
ठोस बिल्कुल, यानी एक बार फिर से हमें ये कहा होगा कि एक बार फिर से कृषि मंत्री ने तो ये भी कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जरूर लागू करेंगे, एक बयान उनका ये था। लेकिन उसके बाद उनका फिर ये बयान आया कि हम नहीं लागू कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या माने, किस बात पे विश्वास करें? वो सेंटर से होगा, स्वामीनाथन ऐसा है, स्वामीनाथन आयोग यहाँ से नहीं होगा। आपकी सरकार है ना, हाँ, तो केंद्र आपने भी घोषणा पत्र में भी लिखा था पार्लियामेंट, हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री इस पे जवाब नहीं दे पाए। अगर रेखा जी कह रही हैं और अधिकृत प्रवक्ता के नाते कह रही हैं, कृषि मंत्री से हमारे कार्यक्रम के बीच में भी उनसे बातचीत करके कह रही हैं कि नई अधिग्रहण नीति आ रही है कल की कैबिनेट की बैठक में, तो एक बड़ी घोषणा है। हमारी इस डिबेट का मैसेज एक निकल के आया है और ये अच्छा है, किसानों के हित की एक पॉलिसी हो, जिस पॉलिसी को, जिस दोषपूर्ण अधिग्रहण नीति को ये बदलना चाहते हैं, दोष मुक्त बनाना चाहते हैं, अगर उसका समाधान हो जाए ऐसी नीति का, और न केवल रेवाड़ी के किसान, जो जिले के जो इतने किसान सभी किसानों के लिए राहत। अगर किसानों की रेवाड़ी के ये कल की मीटिंग में मांगे मान लेते हैं तो हमारी ये डिबेट भी सार्थक मानी जाएगी। बिल्कुल सार्थक मानी जाएगी अगर ये डिमांड मान लेते हैं। अजय यादव साहब हमारे साथ बने हुए। यादव साहब, आपसे सुनना चाहेंगे, फिलहाल अगर ये दावा किया जा रहा है कि किसानों की सहमति के बिना तो बीजेपी ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे किसानों का नुकसान हो, क्या उम्मीद की जा सकती है कि अगर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाए किसानों के हित में, तो क्या फैसला लिया जाना चाहिए? 2 करोड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा सकता है या फिर जमीन अधिग्रहण रद्द की जा सकती है? मैडम देखिए, मेरी बात सुनिए, रेवाड़ी हल्के के 5 गांव की जमीन उन्होंने अभी अक्वायर की है जी, जिसमें उन्होंने मुआवजा दिया करीबन 85 लाख और 1 करोड़ के आसपास जो मुआवजा दिया, और वो हमारी सरकार टाइम में अवार्ड नहीं हुआ था, इनने अवार्ड किया। और अभी कल ही जो है 285 एकड़ जमीन का और सेक्शन 9 कर दिया और अवार्ड करने की घोषणा कर दी भूटा गांव के अंदर। अब उसका भी दोष हमारे पे मंडेंगे। और मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी काम करना है, इनके पास समय था, इनके पास अधिकारी हैं, किसानों से पहले राय लेते, उसके बाद आगे चलना चाहिए था। जब सारा मामला हो लिया है, अब ये उसके बाद विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जब 1200 एकड़ जमीन की केवल रिक्वायरमेंट है तो 36 एकड़ की जमीन की जरूरत क्या है? और दूसरी बात ये कि नागर चौधरी के जो विधायक हैं अभय सिंह जी, बिल्कुल बॉर्डर पे उनका, राजस्थान बॉर्डर के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर जमीन है, उपजाऊ जमीन नहीं है, वहां पर ये अपना लॉजिस्टिक आपको वहां खोल ले। वहाँ यादव साहब, लेकिन आरोप तो कांग्रेस पर भी लगेंगे कि जितनी अजय यादव डजंट क्वालिफाई टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज ये अपनी 10 साल की सरकार में जो कुछ नहीं करा सके, आज ये हमें हमारे ऊपर। देखिए, एक और चीज है इसमें, एक और चीज है, एक ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गुड़गांव से फरूखनगर एक सड़क जाती है, बेसिकली वो आज 16 फुट चौड़ी सड़क है, लेकिन अब उस पर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से जरूरत है उसको 75 फुट करने की। और आप हैरान होंगे, वहां पे एक गांव है धनकोट, किसानों को ना, देखिए ये कांग्रेस के टाइम में भी हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है जी। कि वो जो सड़क को चौड़ा करने के लिए आप किसानों की जमीन लोगे, उनको एक्वायर करोगे, उनको मुआवजा दोगे, लेकिन धनकोट किसान गांव के किसानों को ना तो एक्वायर किया गया उस जमीन को, ना उनको कोई मुआवजा दिया गया। और सरकारी अफसर, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जो है अफसर, रात को पहुंच जाते हैं अपनी मशीनें लेके उस सड़क को चौड़ा करने के लिए, और वहां पे किसान आ जाते हैं लाठियां लेके, वो भगाते हैं उनको, और फिर नेक्स्ट डे फिर वो प्रोसेस दोहराया जाता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। तो यहां से पता लगता है कि कांग्रेस कितनी किसान हितैषी थी। मतलब देखिए, ना तो कांग्रेस ने उस वक्त ये जरूर समझा, और यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाई, आप किसानों की जमीन तो लेना चाहते हो, लेकिन आप उनको पैसे नहीं देना चाहते, ना आप एक्वायर कर रहे हो, ना उनको मुआवजा दे रहे हो, लेकिन आप बस सड़क को जरूर चौड़ा करना चाहते हो। तो ये तो सरासर गुंडागर्दी है। रेखा जी, किसानों के हितों में ध्यान में रखते हुए बीजेपी का दावा रहता है कि हम किसानों के हितैषी हैं, किस तरीके से कांग्रेस से अलग अपने आप को रखेंगे? आप आने वाला टाइम आपको बता देगा। आप क्या ऐसा कुछ निर्धारित नहीं हो सकता कि किसानों को ही साथ में सरकार की जनता को भी एक आश्वासन दिया जाए कि हमें इतना वक्त दीजिए, हम किसानों के लिए ये फैसला लेंगे? क्योंकि आपने एक आश्वासन दिया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना बेहद जरूरी है, कांग्रेस ने नाइंसाफी की है, हम लागू करेंगे। आपने ये कहा कि किसानों को परेशानी नहीं होगी, लगातार खाद के लिए किसान परेशान है, वो उनकी परेशानी को भी आप एक तरीके से ये कहा जाए राजनीतिक षड्यंत्र। ये खाद वाली जो परेशानी है, ये सब पता चल रहा है कि ये आर्टिफिशियली कांग्रेस इसको उठा रही है, और कांग्रेस के ही जो दलाल किसान सड़कों पे घूम रहा है, आप इसको आर्टिफिशियली कह रहे हो? बिल्कुल आर्टिफिशियल है, सड़कों पे है, दिख रहा है, मीडिया में नजर आ रहा है। देखिए, सेंटर से ये बोल दिया गया है,
हमारे कृषि मंत्री ने ये कई बार दोहराया है कि कोई कमी नहीं है। वो तो केवल बयान दे रहे हैं ना, लेकिन प्रैक्टिस ग्राउंड लेवल पे तो नहीं हो रहा है ना। आज वो केवल बयान दे रहे हैं। आज आप पेपर में पढ़िए खुद। धीमान साहब, किसान 3 दिन तक लाइनों में लगे रहते हैं सिर्फ खाद लेने के लिए, और फिर कृषि मंत्री या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जाए कि खाद की कमी नहीं है, मिल जरूर देरी से रहा है, तो उस आश्वासन का कोई फायदा किसानों के लिए होगा? देखिए, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके 2-3 और मंत्री, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो डाटा क्यों छिपा रहे हैं। हमने यहीं पर अपनी इस चर्चा में एक आंकड़े दिए थे कि 17 दिसंबर तक प्रदेश में 1 लाख से मीट्रिक टन से ज़्यादा खाद की कमी है। वो कमी अब 31 दिसंबर तक शायद पूरी हो जाए, जो बैकलॉग है उस बैकलॉग की वजह से सब गड़बड़ हुई है। और किसानों को इतनी ठिठुरती ठंड में 4 डिग्री 3 डिग्री 1.5 डिग्री नॉर्मल के आसपास 1.5 डिग्री टेम्परेचर है, लाइनों में लगने की किसी को खुशी नहीं है। और काम खेत का काम छोड़ के पुलिस स्टेशनों में खाद की पर्ची दी जाए। और एक ये गंभीर सवाल है कि हर मांग के लिए किसानों को इस तरीके से आंदोलन करना पड़े, और पिछले कितना कम समय बीजेपी के पास रहा है? आपका खुद ये दावा है कि अगर बीजेपी आंदोलन तो बिल्कुल आखिरी चरण में होता है, उससे पहले तो कोशिश करते रहते हैं, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। आंदोलन तो बिल्कुल आखिर में करना पड़ता है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो किसान हो। जी यादव साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर लेना चाहेंगे क्योंकि समय बेहद कम है। हालांकि किसानों की हुंकार की बात कर रहे हैं और आखिरकार बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं आश्वासन भी मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी ओर से कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है कि किसानों की जो हुंकार आपके वक्त में शुरू हुई थी, हालांकि आप ये कहना है कि उसमें कोई योगदान नहीं रहा था, किस तरीके से नाइंसाफी का अब समाधान हो सकता है आपके हिसाब से? और अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसानों ने भी अल्टीमेटम दिया है, अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए मैडम, हमारा रुख बड़ा सीधा है। एक तो ये है कि इनको जो बाजार का भाव है उसके हिसाब से इनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो बाजार का भाव उससे 2 गुना मिलना चाहिए। 2 करोड़ पे इनके बिल्कुल जायज है। और अगर नहीं करते हैं तो ये फिर नागा चौधरी में जाके ले लें। और दूसरी बात ये है कि जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में कहा करते थे उसको आज तक इन्होंने लागू नहीं किया। और तीसरी बात ये, आज खाद के लिए लोग हाहाकार मच रहा है, ना खाद मिल रहा है, ना लोगों को। आप देख रहे हैं कि जो पैडी है मंडियों में सड़ रही है, किसान को बेचारा तरस रहा है, और कीमत जो है 2,000 रुपए मिल रही है। हमारे टाइम में 4300 रुपए जो रेट था पैडी का वो था। तो आज हर तरफ से किसान पिस रहा है, और मौजूदा सरकार के पास ना तो इनके पास एक्सपीरियंस है, टोटल इनके एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी काम करते हैं हड़बड़ाहट में करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं। और मेरा ये मानना है कि इनको बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ भी इन्होंने अवार्ड कर दिया 5 गांव का, और 285 एकड़ का और एक जगह अवार्ड कर दिया इन्होंने, और 16 गांव के कर दिए। यहाँ तो लोग बेचारे आंदोलन कर रहे हैं और वो आगे सोच समझकर कदम उठाने के लिए। कैप्टन साहब, एक बात जानना चाहूंगा, जो आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि 2006 में रिपोर्ट आई थी, 9 साल आपने भी ऐसे ही गुजार दिए, आपने क्यों नहीं लागू किया इस रिपोर्ट को? देखो मेरी बात सुनिए, हमारे जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसको लागू तो हमने तो खैर करना था, लेकिन क्यों नहीं किया? आप जानते हैं 9 साल से वेट कर रहे थे कि हमारे मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात नहीं थी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कैप्टन साहब ऐसा है, जब एक कमेटी बनी थी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हेड कर रहे थे। रोकना पड़ेगा। बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई आ रही है। रेवाड़ी बाउल जमीन अधिग्रहण मामले पर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 3 सदस्यीय कमेटी ने सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि इस मामले में रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें काफी अहम मसलों पर चर्चा जरूर हुई होगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एवं संवाददाता सत्यवान फोन लाइन पर बने हुए। सत्यवान, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है, हालांकि कल तक का इंतजार जरूर हो रहा है, चर्चा भी इसी पर हो रही है, क्या कुछ रिपोर्ट मिल पा रही है? देखिए जो बाउल में जमीन अधिग्रहण की गई थी किसानों की, उस जमीन को लेकर के सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। क्योंकि किसान जो है वो नाराज थे अधिग्रहण को लेकर के, और लगातार अधिग्रहण न करने की बात सरकार के सामने समक्ष रख रहे थे। कुछ किसान है वो मुआवजा राशि बढ़ाने की बात भी कर रहे थे। उसको लेकर के सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी है तो वो गठित की थी, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री विक्रम सिंह यादव जो सहकारिता मंत्री हैं, वो पर भवन एवं सड़कें के मंत्री जो है राव नरवीर, वो 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है मुख्यमंत्री को सौंपी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, रिपोर्ट में
जो पहला सुझाव, 3 सुझाव दिए गए हैं कमेटी की तरफ से। पहला रिपोर्ट में सुझाव सरकार को दिया गया है, मुख्यमंत्री को दिया गया है कि जो जमीन अधिग्रहण है उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जमीन अधिग्रहण को लेकर के किसानों में भारी रोष है। और जो ये कमेटी ने चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक भी की थी। बैठक में तमाम जो किसान थे, हर गांव से 2-2 किसान प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। उनके जो सुझाव, उनकी विचार विमर्श किया गया था। तो उसके बाद सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। और दूसरा सुझाव ये दिया गया है कि उस रिपोर्ट में सरकार जो किसान इच्छा अनुसार जमीन देना चाहते हैं, कुछ किसान हैं जो इस मुआवजे में जमीन दे देना चाहते हैं सरकार को, उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाए। और जो बाकी किसान जो विरोध कर रहे हैं, सत्यवान, मुआवजा राशि को लेकर जो मामला अटका हुआ है उस पर क्या कुछ समाधान की बात हो रही है? हाँ, ये भी एक सुझाव दिया गया है मुख्यमंत्री को कमेटी द्वारा कि या तो सरकार मुआवजा राशि बढ़ाकर ही जो किसानों की जमीन है वो अधिग्रहण करे, या जो पूरी जमीन है उसको अधिग्रहण को रद्द कर दे। तो कहीं ना कहीं जर्नल ये रिपोर्ट में अगर बात करें तो यही सीएम को सौंप दी गई है। और आखिरकार अब इन सुझावों पर क्या कुछ फैसला होगा, ये कल तक के लिए इंतजार करना होगा। सत्यवान, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं इस चर्चा का एक आखिरकार एक रूप भी निकल कर सामने आ रहा है। 3 सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट सीएम को सौंपी है उसमें समाधान के लिए सुझाव दिए गए हैं। और पहला सुझाव जो है वो ये बताया जा रहा है कि इस अधिग्रहण को रद्द किया जाए। इसके अलावा अगर जो मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग किसान कर रहे हैं उस पर भी विचार किया जा सकता है। और इन समाधानों पर, इन सुझावों पर अब क्या फैसला लिया जाता है, इसके लिए कल कैबिनेट की बैठक का जरूर इंतजार रहेगा। फिलहाल आज की चर्चा में सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया। चर्चा में इतना ही। बने रहिए वन तहलका हरियाणा के साथ। नमस्कार। सहायता पालने में, पोषणे में सब कुछ सहयोग करता है, उसी की संतान दुखी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा शुरू कर रहे हैं। चर्चा में हम बात कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण नीति को लेकर क्या अलग अलग पार्टियों का रुख है, क्या सोचना है और उस पर विचार विमर्श जिस तरीके से चल रहा है। अब बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि 23 तारीख तक का अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दिया गया था। 23 तारीख यानी कल कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है, ये बात अहम हो जाती है। और इस मसले पर रामकिशन महलावत फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए। रामकिशन जी, आप सुन पा रहे हैं अपने मौजूदा और इससे पहले के विधायक के बयान, किस तरीके से अलग अलग देखते हैं और किसे मानते हैं कि हाँ वाकई आपकी सुनवाई किसने की थी? जी रामकिशन जी, आप के दोनों जो विधायक रह चुके हैं, कैप्टन अजय यादव भी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए जिनको आपने सुना, उनका ये कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर अगर किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है तो वो इस कमेटी में शामिल नहीं थे। इसके अलावा जो मौजूदा विधायक है उनका ये कहना है कि उन्हें वक्त दिया जाए, वक्त कम है और हिसाब ज्यादा मांगा जा रहा है। आपके हिसाब से नाइंसाफी कहाँ हो रही है? देखिए, पिछले 3.5 साल से, अब 2011 से, जुलाई 2011 से समाचार हुआ, तब से हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है जी। और नाइंसाफी कहाँ से शुरू होती है? भ्रष्टाचार शुरू होते ही मुख्यमंत्री महोदय ये ऐलान करते हैं अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नई अधिग्रहण नीति के तहत ही हम एक बार करेंगे जी। और फिर वादे से मुकरते हैं मुख्यमंत्री महोदय और इस प्रोसेस को आगे सरकाते हैं। जब इसका विरोध किया जाता है तो ये घटनाएं सारी उस विरोध की देन है जी। जब सहज भाव से विरोध कर रहे थे तो इन्होंने बिल्कुल उस पर अमल करने के बजाय अपने कही हुई बात पे दमनकारी नीति अपना करके इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था पूर्ण रूप से जी। लेकिन सच्चाई हमेशा जीवित रहती है और आज तक उस सच्चाई को लेकर के हम चलते रहे। इस सच्चाई में सबका साथ मिला, मीडिया का भी साथ मिला और सभी लोगों का साथ मिला। आज हम उसी बात पे कायम हैं जो हम शुरू से लेकर के चले थे जी। कि हमारे क्षेत्र की जमीन उपजाऊ है, हमारे क्षेत्र की जमीन बेशकीमती है, हमारे क्षेत्र। देखिए रामकिशन जी, आप लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी ने वादा खिलाफी की है। बीजेपी का ये पक्ष है कि उन्हें वक्त ही कम दिया गया, वादा खिलाफी की बात नहीं आती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जब सरकार बनी है पिछले 1.5-2 महीने से, तो यदि इस पर कोई सहानुभूति पूर्वक विचार होता तो ये अवार्ड की जल्दबाजी ना करते। अवार्ड की जो जल्दबाजी की है, यदि हमारे हित को, किसान के हित को ध्यान में रखा जाता तो इसको टाला जा सकता था। इस पर पुनर्विचार करके फिर इस पे अपना कार्रवाई करते
और जल्दबाजी में जो किया उसमें किसान का कितना अनदेखा हुआ जी, ये आपके सामने है सारा। और अब जो रिव्यू कमेटी बनी है, हम ये अब भी ये उम्मीद करते हैं कि ये सरकार हमें पूरा न्याय देगी जी। और न्याय देने की बात 17 तारीख को इन लोगों ने कही भी है किसानों के सामने, और उस पर मंत्रिमंडल की कल मीटिंग भी है जी। तो हमें आज भी पूरा भरोसा है कि ये लोग किसानों को न्याय देंगे और किसान जो आज दर दर भटक रहा है, जो आंदोलन करने को मजबूर हो रहा है, ऐसी स्थिति शायद ना आए। जी रणधीर जी, किसानों का ये कहना है कि अगर इतनी जल्दबाजी ना दिखाते, मुआवजा राशि की जो बात हो रही है खासतौर पर अवार्ड घोषित ना करती बीजेपी, विचार विमर्श किया जाता, तो शायद कहीं ना कहीं ये लगता कि किसानों की सुनवाई हो रही है। लगता है हमारी आवाज रणधीर जी तक नहीं पहुंच पा रही है। जी रेखा जी क्या? मैं रामकिशन जी को ये कहना चाहूंगी, जो आपने विश्वास अभी जताया है कि अभी भी इनका विश्वास बना हुआ है, वो बना रहे। और मेरे को लगता है हमारी सरकार, मेरे को लगता है, क्या मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कल की मीटिंग में ये इनका विश्वास बना रहेगा और वो रिवीजन पॉलिसी जैसा ये चाहते हैं उसी के मुताबिक आएगी। ये मैं दोबारा से और तिबारा से ये बात दोहराना चाहूंगी। जी अत्री साहब, फैसले लेने की जो प्रक्रिया देख रहे हैं बीजेपी की, उस पर तमाम कई बार इससे पहले भी आरोप लग रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला लिया जाता है, उसके बाद फिर से विचार किया जाता है, जैसे कि अभी यादव साहब भी कह रहे थे। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा ये बात तो कई बार उठ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हरियाणा में अभी काम कर रही है, फैसले लेने की क्षमता कमजोर है। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं टॉपिक जहाँ पे हम देख सकते हैं कि फैसला लिया और उसके बाद उससे पलट गए, उसको बदलना पड़ा। और ये कहीं ना कहीं जैसे कि एक एक्सक्यूज रहता है नॉर्मली कि एक्सपीरियंस नहीं है, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक रीजन रहता है। लेकिन कई बार एक चीज जो समझने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पिछली कांग्रेस सरकार जो काम कर रही थी, ये देखिए लोगों ने सरकार को इसलिए बदला कि उससे परेशान थे उसी और लेकिन अब नई सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी है हरियाणा की जनता ने, इस उम्मीद में कि शायद भारतीय जो भी नई सरकार आएगी वो कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियां थी या जन विरोधी जो फैसले थे उनको बदलेंगे और लोगों के हित की बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। चाहे हम इस लैंड एक्विजिशन की बात कर लेते हैं, इसमें भी अगर देखा जाए तो अभी तक सरकार कुछ ऐसा नहीं कर पाई है या कोई ऐसा लोगों को नहीं जता पाई है कि वो किसानों के हित की बात कर रही है या किसानों के हित में कोई निर्णय लेने वाली। और देखिए ये अकेला रेवाड़ी की लैंड की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में अगर आप देखेंगे अभी तक तो इन लोगों को यही नहीं पता कि हर रजिस्ट्री ऑफिस में, हर एसडीएम ऑफिस में दलाल घूमते हैं जो किसानों को डराते हैं। और उनका डर बड़ा, देखिए डराने का ढंग क्या होता है कि भाई तेरा तो बैंक का कर्जा नहीं उतरेगा, तेरा तो ये जमीन बेच के ही जान छूटती है, तू तो एक्वायरमेंट के पैसे ले तब तेरी जान छूटेगी। ये मुद्दे और किसानों की अनदेखी के जो आरोप लग रहे हैं उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया लेंगे धीमान साहब। लेकिन टेक्निकली सारी इस राजनीति से दूर हटते हुए इस मुद्दे में किसानों का सरोकार देखें तो आपको किसकी तरफ से नजर आता है? और अगर किसानों की इस समस्या पर विचार विमर्श बीजेपी करती है तो क्या ये सुनवाई करना आसान कहा जा सकता है कि 2 करोड़ के हिसाब से या तो मुआवजा दिया जाए या फिर जमीन अधिग्रहण रद्द किया जाए? काबड़ीवासी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ये पिछली सरकार के टाइम के अफसर बैठे थे और उन्होंने हमारी बात सुनने बगैर ही अवार्ड घोषित कर दिया। ऐसा नहीं था। 2 दिसंबर 2014 को डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, मीटिंग हुई। ये इसमें नियम है कि डिविजनल कमिश्नर अपनी वो रेट तय करता है कि इस रेट के तहत ये जमीन का अधिग्रहण होना है। 4 दिसंबर को कलेक्टर ने ये अवार्ड घोषित किया। दोनों ही अधिकारी इस सरकार के द्वारा बदले गए नई तैनाती के अफसर थे। जो डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव है उनको तो एक बार ऐसा लग रहा था कि जैसे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम लगाया जाना है, वो इतने मुख्यमंत्री के नजदीक थे वो। और अभी भी वो उनको बड़ी प्राइम पोस्टिंग दी गई है। तो ये कहना कि पिछली सरकार के अधिकारी थे बिल्कुल गलत है। वो प्रदीप कासनी जिनके डिविजनल कमिश्नर जो इस वक्त हैं, उन्होंने ही पिछली सरकार में ये बताया था कि कौन कौन सी नियुक्तियां राइट टू सर्विस में और फूड कमीशन में गलत तरीके से की जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है। एक तो नंबर 2 बात, अंबाला में आईएमटी बनने था, उसका कांग्रेस के ही नेताओं ने, जिसमें कैप्टन अजय यादव के बेटे भी शामिल थे, इन्होंने विरोध किया था। कुमारी शैलजा जो यहाँ की एमपी थी, मंत्री भी थी केंद्रीय, उन्होंने विरोध किया था। और अल्टीमेटली सरकार ने उसका अधिग्रहण किस तरीके से रद्द किया, टेक्निकल तरीके से, क्योंकि आपने पूछा वो टेक्निकल तरीका सा। अगर इसका अवार्ड जो एक तय समय होता है, तय समय में इसका अवार्ड घोषित ना करते तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो कार्रवाई खत्म हो जाती है। हाँ। तो ये अवार्ड घोषित ना करते, किसने कहा था अवार्ड घोषित करने के लिए? लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई है, बीजेपी सरकार फैसला नहीं कर पा रही कि हमें क्या करना है।
अब इस सारे अधिग्रहण को कानूनी दृष्टि से ये अधिग्रहण एक प्रकार से हो गया है अवार्ड घोषित होने के बाद। 3 महीने के अंदर ये अपने अगर जमा हो जाता है, उसमें पैसे जमा हो जाते हैं। इसका एक तरीका तो ये है, अभी इसको और रोका जा सकता है कि इसका अवार्ड का पैसा किसानों को ना दिया जाए, जो उसका टाइम है 6 महीने के अंदर अंदर वो उसका पैसा ना दिया जाए, तो ये अधिग्रहण ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। या फिर ये राज्य सरकार कल कैबिनेट में, जैसे उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया बड़ा सोच के कैबिनेट का, रेखा जी भी कह रही है कल कैबिनेट में कुछ होने वाला है, इसका मतलब कुछ होने वाला है। तीसरा बिंदु, ये अधिग्रहण उपजाऊ जमीन का हो रहा है, बीजेपी उपजाऊ जमीन के खिलाफ रही है। तो अपनी नीति खाली इसी की बात नहीं है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन पॉलिसी पूरे अधिग्रहण जो नीति बननी है पूरे प्रदेश की बननी है, खाली रेवाड़ी के बारे में नहीं बात होनी है। और जो 2010 जुलाई में हुड्डा सरकार ने जो रेट तय किए थे, आज भी वही रेट किए गए जो उस वक्त फ्लोर रेट तय किए थे, 25 लाख रुपए, 40 लाख, जो उसका रेट तय था उसके हिसाब से रेट तय। तो इसमें कोई किसी प्रकार का चेंज इस सरकार ने नहीं किया। शायद अब आंदोलन हुआ, बीजेपी का वहां पर एमएलए बन गया, कांग्रेस के एमएलए वहां पर हार गई, और उनकी हार में एक कारण ये भी है अधिग्रहण वाला, ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि वहां लोग नहीं चाहते हैं अधिग्रहण हो। और 3600 एकड़ में से जो 1200 एकड़ चाहते हैं कि अगर देना भी है तो 1200 एकड़ ले लें, बाकी छोड़ दें। और वो जमीन जो नारलोल, जो नांगल चौधरी वाला एरिया है, जो पिछड़ा इलाका है, वहां का एमएलए चाहते हैं कि हमारे एरिया में विकास, उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा तो वहां कर सकें। तो अब कल की कैबिनेट की बैठक में रेखा जी अगर कह रहे हैं तो हमें मानना चाहिए, क्योंकि प्रवक्ता है पार्टी की, पर मुझे लग नहीं रहा कि इस तरीके को दोनों हाथों में किस प्रकार के आप लड्डू ले सकते हैं कि उधर जमीन का अवार्ड भी घोषित कर रहे हैं और इधर से पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो पूरी अधिग्रहण पॉलिसी कोई नहीं लेके आ रहे हैं तो बात अलग है। और नहीं तो अभी केंद्र सरकार की 2013 की पॉलिसी के अनुसार जो 1/1/2014 से लागू है, उसी के अनुसार इसका अवार्ड। रेखा जी, कुछ बातें अहम निकल कर आ रही है। बीजेपी ने खासतौर पर विधानसभा चुनाव में जब अपने प्रचार की शुरुआत की थी तो किसानों के लिए एक रैली से शुरुआत कर दी थी, और उसमें एक लाइन और मैं बीच में जोड़ूंगा, बाकी फिर रेखा जी से सवाल पूछना। इन्होंने कहा है कि दोषपूर्ण अधिग्रहण नीति को दोष मुक्त बनाया जाएगा, ये संकल्प पत्र में इन्होंने बीजेपी ने लिखा है। जी, एक तरीके से पहली जो नीति है उसमें कोई खामी है, उसे दोष मुक्त किया जाएगा। क्या दोष मुक्त करने के लिए कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से? और दूसरी बात, एक अहम बात, जो किसान पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से धरना दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और सुनवाई के नाम पर आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन नहीं चाहिए उन्हें, एक मांग रखी जा रही है जो इलेक्शन से पहले तो ये कहा जा रहा था कि अगर हम सत्ता में आते तो पूरी होगी, सत्ता में आने के बाद उस पर विचार क्यों? देखिए, ये मैं जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी बार बार अपने डिसीजन लेती है और फिर चेंज करती है। बीजेपी पार्टी किसानों के हित में फाइनली जो डिसीजन होगा वो उनके हित में ही होगा, ये मैं फिर कहना चाहूंगी। और कम से कम रिव्यू करती है, अपने डिसीजन रिव्यू करती है, थोपे नहीं जाते। अगर उनको सजेशंस मिलते हैं पार्टी को, गवर्नमेंट को, तो उन पे इम्प्लीमेंट भी करती है वो, और वो दोबारा रिवाइज करने की हिम्मत रखती है। अगर वो गलती करती है तो वो गलती मानती भी है और रिवाइज करती है। ये एक हमारी पार्टी जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, लोगों की पार्टी है। लोगों की अगर सजेशंस आते हैं तो उनको मानती भी है। अगर हमने ये कहा है कि दोष मुक्त करेंगे तो करेंगे। अभी 3रा महीना है हमारी पार्टी को, और आपने देखा होगा कि कई अच्छी पॉलिसीज इस गवर्नमेंट ने लेके किसानों के लिए क्या किया रेखा जी? किसानों के लिए क्या किया? जो पिछले महीनों भर से किसान बैठे हुए हैं, उनको आश्वासन के अलावा क्या मिला? जवाब दे रही हैं, और एक सवाल और देंगे, फिर आप जवाब देते रहना। आप कंटिन्यू करना। एक और इनका डिसीजन जो मैं बताता हूँ, बीजेपी सरकार का, जो भी 1.5-2 महीने की सरकार का, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि अभी हमारे पास ऐसा नहीं है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं। खाद जो है आज की डेट में हाहाकार परेशानी, ये सब किसानों के हित के। दूसरी बात है, अगर आप लोगों के व्यूज लेके अपने डिसीजन बदलते हो तो डिसीजन लेने से पहले व्यूज ले लिया करो, आपको बदलना ही ना पड़े। एक सीधा सवाल आपसे ये भी है कि अगर आप लोग ये कहकर जनता से वादा करते हो कि ये समस्याएं हैं, उनका विचार होगा, तो इसका मतलब आप पहले विचार कर चुके हैं, उनका समाधान करने की तभी बात हो रही है। अब विचार की जरूरत क्या पड़ी? नहीं, मेरे ख्याल से इस पॉलिसी को लेकर मैं उस क्लैरिटी से, मैं आपको सही बताऊं तो क्लैरिटी से नहीं बता सकती, क्योंकि पॉलिसी कल ही रिवाइज होने जा रही है। तो इसलिए मैं उसको अभी बता नहीं पाऊंगी कि क्या रिवाइज होने जा रही है। लेकिन जो भी रिवाइज, अभी जो मेरी बात हुई 1 सेकंड में, फिर कृषि मंत्री ने यही कहा है जो मैंने आपको कहा है। आप बिल्कुल
ठोस बिल्कुल, यानी एक बार फिर से हमें ये कहा होगा कि एक बार फिर से कृषि मंत्री ने तो ये भी कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जरूर लागू करेंगे, एक बयान उनका ये था। लेकिन उसके बाद उनका फिर ये बयान आया कि हम नहीं लागू कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या माने, किस बात पे विश्वास करें? वो सेंटर से होगा, स्वामीनाथन ऐसा है, स्वामीनाथन आयोग यहाँ से नहीं होगा। हाँ, तो केंद्र आपने भी घोषणा पत्र में भी लिखा था पार्लियामेंट में, हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री इस पे जवाब नहीं दे पाए। अगर रेखा जी कह रही हैं और अधिकृत प्रवक्ता के नाते कह रही हैं, कृषि मंत्री से हमारे कार्यक्रम के बीच में भी उनसे बातचीत करके कह रही हैं कि नई अधिग्रहण नीति आ रही है कल की कैबिनेट की बैठक में, तो एक बड़ी घोषणा है। हमारी इस डिबेट का मैसेज निकल के आया है और ये अच्छा है, किसानों के हित की एक पॉलिसी हो, जिस पॉलिसी को, जिस दोषपूर्ण अधिग्रहण नीति को ये बदलना चाहते हैं, दोषमुक्त बनाना चाहते हैं, अगर उसका समाधान हो जाए इस नीति का, और न केवल रेवाड़ी के किसान, जो जिले के जो इतने किसान सभी किसानों के लिए राहत अगर किसानों की रेवाड़ी के ये कल की मीटिंग में मांगे मान लेते हैं तो हमारी ये डिबेट भी सार्थक मानी जाएगी। बिल्कुल सार्थक मानी जाएगी अगर ये डिमांड मान लेते हैं। अजय यादव साहब हमारे साथ बने हुए। यादव साहब, आपसे सुनना चाहेंगे, फिलहाल अगर ये दावा किया जा रहा है कि किसानों की सहमति के बिना तो बीजेपी ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे किसानों का नुकसान हो, क्या उम्मीद की जा सकती है कि अगर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाए किसानों के हित में, तो क्या फैसला लिया जाना चाहिए? 2 करोड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा सकता है या फिर जमीन अधिग्रहण रद्द की जा सकती है? मैडम देखिए, मेरी बात सुनिए, रेवाड़ी हल्के के 5 गांव की जमीन उन्होंने अभी अक्वायर की है जी, जिसमें उन्होंने मुआवजा दिया करीबन 85 लाख और 1 करोड़ के आसपास जो मुआवजा दिया, और वो हमारी सरकार टाइम में अवार्ड नहीं हुआ तो इनने अवार्ड किया। और अभी कल ही जो है 285 एकड़ जमीन का और सेक्शन 9 कर दिया और अवार्ड करने की घोषणा कर दी भूटा गांव के अंदर। अब उसका भी दोष हमारे पे मंडेंगे। और मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी काम करना है, इनके पास समय था, इनके पास अधिकारी हैं, किसानों से पहले राय लेते, उसके बाद आगे चलना चाहिए था। जब सारा मामला हो लिया है, अब ये उसके बाद विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जब 1200 एकड़ जमीन की केवल रिक्वायरमेंट है तो 36 एकड़ की जमीन की जरूरत क्या है? और दूसरी बात ये कि नागर चौधरी के जो विधायक हैं अभय सिंह जी, बिल्कुल बॉर्डर पे उनका, राजस्थान बॉर्डर के ऊपर नेशनल हाईवे के ऊपर जमीन है, उपजाऊ जमीन नहीं है, वहां पर ये अपना लॉजिस्टिक आपको वहां खोल ले। वहां यादव साहब, लेकिन ये आरोप तो कांग्रेस पर भी लगेंगे कि जितनी जमीन अजय यादव डजंट क्वालिफाई टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये अपनी 10 साल की सरकार में जो कुछ नहीं करा सके, आज ये हमें हमारे ऊपर। देखिए, एक और चीज है इसमें, एक और चीज है, एक ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गुड़गांव से फरूखनगर एक सड़क जाती है, बेसिकली वो आज 16 फुट चौड़ी सड़क है, लेकिन अब उस पर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से जरूरत है उसको 75 फुट करने की। और आप हैरान होंगे, वहां पे एक गांव है धनकोट, किसानों को ना, देखिए ये कांग्रेस के टाइम में भी हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है जी। वो जो सड़क को चौड़ा करने के लिए आप किसानों की जमीन लोगे, उनको एक्वायर करोगे, उनको मुआवजा दोगे, लेकिन धनकोट किसान गांव के किसानों को ना तो एक्वायर किया गया उस जमीन को, ना उनको कोई मुआवजा दिया गया। और सरकारी अफसर, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जो है अफसर, रात को पहुंच जाते हैं अपनी मशीनें लेके उस सड़क को चौड़ा करने के लिए, और वहां पे किसान आ जाते हैं लाठियां लेके वो भगाते हैं उनको, और फिर नेक्स्ट डे फिर वो प्रोसेस दोहराया जाता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। तो यहां से पता लगता है कि कांग्रेस कितनी किसान हितैषी थी। मतलब देखिए, ना तो कांग्रेस ने उस वक्त ये जरूर, और यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप किसानों की जमीन तो लेना चाहते हो, लेकिन आप उनको पैसे नहीं देना चाहते, ना आप एक्वायर कर रहे हो, ना उनको मुआवजा दे रहे हो, लेकिन आप बस सड़क को जरूर चौड़ा करना चाहते हो। तो ये तो सरासर गुंडागर्दी है। रेखा जी, किसानों के हितों में ध्यान में रखते हुए बीजेपी का दावा रहता है कि हम किसानों के हितैषी हैं, किस तरीके से कांग्रेस से अलग अपने आप को रखेंगे? आप आने वाला टाइम आपको बता देगा। आप क्या ऐसा कुछ निर्धारित नहीं हो सकता कि किसानों को ही साथ में सरकार की जनता को भी एक आश्वासन दिया जाए कि हमें इतना वक्त दीजिए, हम किसानों के लिए ये फैसला लेंगे? क्योंकि आपने एक आश्वासन दिया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना बेहद जरूरी है, कांग्रेस ने नाइंसाफी की है, हम लागू करेंगे। आपने ये कहा कि किसानों को परेशानी नहीं होगी, लगातार खाद के लिए किसान परेशान है, वो उनकी परेशानी को भी आप एक तरीके से ये कहा जाए राजनीतिक षड्यंत्र। ये खाद वाली जो परेशानी है, ये सब पता चल रहा है कि ये आर्टिफिशियली कांग्रेस इसको उठा रही है, और कांग्रेस के ही जो दलाल किसान सड़कों पे घूम रहा है, आप इसको आर्टिफिशियली कह रहे हो? बिल्कुल आर्टिफिशियल है, सड़कों पे है, दिख रहा है, मीडिया में नजर आ रहा है। देखिए, सेंटर से ये बोल दिया गया है, हमारे कृषि मंत्री ने ये कई बार दोहराया कि कोई कमी नहीं है। वो तो केवल बयान दे रहे हैं ना, लेकिन मैं प्रैक्टिस ग्राउंड लेवल पे तो नहीं हो रहा है ना, आज पेपर में, आज आप पेपर में पढ़िए खुद। धीमान साहब, किसान 3 दिन तक लाइनों में लगे रहते हैं सिर्फ खाद लेने के लिए, और फिर कृषि मंत्री या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जाए कि खाद की कमी नहीं
नहीं है, मिल जरूर देरी से रहा है, तो उस आश्वासन का कोई फायदा किसानों के लिए होगा? देखिए, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके 2-3 और मंत्री, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो डाटा क्यों छिपा रहे हैं। हमने यहीं पर अपनी इस चर्चा में एक आंकड़े दिए थे कि 17 दिसंबर तक प्रदेश में 1 लाख से मीट्रिक टन से ज़्यादा खाद की कमी है। वो कमी अब 31 दिसंबर तक शायद पूरी हो जाए, जो बैकलॉग है उस बैकलॉग की वजह से सब गड़बड़ हुई है। और किसानों को इतनी ठिठुरती ठंड में 4 डिग्री 3 डिग्री 1.5 डिग्री नार्मल के आसपास 1.5 डिग्री टेम्परेचर है, लाइनों में लगने की किसी को खुशी नहीं है। और काम खेत का काम छोड़ के पुलिस स्टेशनों में खाद की पर्ची दी जाए। और एक ये गंभीर सवाल है कि हर मांग के लिए किसानों को इस तरीके से आंदोलन करना पड़े, और पिछले कितना कम समय बीजेपी के पास रहा? आपका खुद ये दावा है कि अगर बीजेपी आंदोलन तो बिल्कुल आखिरी चरण में होता है, उससे पहले तो कोशिश करते रहते हैं आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। आंदोलन तो बिल्कुल आखिर में करना पड़ता है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो किसान हो। जी यादव साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर लेना चाहेंगे क्योंकि समय बेहद कम है। हालांकि किसानों की हुंकार की बात कर रहे हैं और आखिरकार बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं आश्वासन भी मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी ओर से कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है कि किसानों की जो हुंकार आपके वक्त में शुरू हुई थी, हालांकि आप ये कहना है कि उसमें कोई योगदान नहीं रहा था, किस तरीके से नाइंसाफी का अब समाधान हो सकता है आपके हिसाब से? और अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसानों ने भी अल्टीमेटम दिया है, अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए मैडम, हमारा रुख बड़ा सीधा है। एक तो ये है कि इनको जो बाजार का भाव है उसके हिसाब से इनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो बाजार का भाव उससे 2 गुना मिलना चाहिए। 2 करोड़ इनके बिल्कुल जायज है। और अगर नहीं करते हैं तो ये फिर नागा चौधरी में जाके ले लें। और दूसरी बात ये है कि जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में कहा करते थे उसको आज तक इन्होंने लागू नहीं किया। और तीसरी बात ये, आज खाद के लिए लोग हाहाकार मच रहा है, ना खाद मिल रहा है, ना लोगों को आप देख रहे हैं कि जो पैडी है मंडियों में सड़ रही है, आज किसान को बेचारा तरस रहा है। और कीमत जो है 2,000 रुपए मिल रही है, हमारे टाइम में 4300 रुपए जो रेट था पैडी का वो था। तो आज हर तरफ से किसान पिस रहा है। और मौजूदा सरकार के पास ना तो इनके पास एक्सपीरियंस है, टोटल इनके एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी काम करते हैं हड़बड़ाहट में करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं। और मेरा ये मानना है कि इनको बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ भी इन्होंने अवार्ड कर दिया 5 गांव का और 285 एकड़ का और अलग एक जगह अवार्ड कर दिया इन्होंने, और 16 गांव के कर दिए। यहाँ तो लोग बेचारे आंदोलन कर रहे हैं और वो आगे सोच समझकर कदम उठाने के लिए। कैप्टन साहब, एक बात जानना चाहूंगा, जो आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि 2006 में रिपोर्ट आई थी, 9 साल आपने भी ऐसे ही गुजार दिए, आपने क्यों नहीं लागू किया इस रिपोर्ट को? देखो मेरी बात सुनिए, हमारे जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसको लागू तो हमने तो खैर करना था, लेकिन क्यों नहीं किया? आप जानते हैं 9 साल से वेट कर रहे थे कि हमारे मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात नहीं थी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कैप्टन साहब ऐसा है, जब एक कमेटी बनी थी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हेड कर रहे थे। रोकना पड़ेगा। बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई आ रही है। रेवाड़ी बाउल जमीन अधिग्रहण मामले पर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 3 सदस्यीय कमेटी ने सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि इस मामले में रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें काफी अहम मसलों पर चर्चा जरूर हुई होगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एवं संवाददाता सत्यवान फोन लाइन पर बने हुए। सत्यवान, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है, हालांकि कल तक का इंतजार जरूर हो रहा है, चर्चा भी इसी पर हो रही है, क्या कुछ रिपोर्ट मिल पा रही है? देखिए साहब, जो बाउल में जमीन अधिग्रहण की गई थी किसानों की, उस जमीन को लेकर के सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। क्योंकि किसान जो है वो नाराज थे अधिग्रहण को लेकर के और लगातार अधिग्रहण न करने की बात सरकार के सामने समक्ष रख रहे थे। कुछ किसान है वो मुआवजा राशि बढ़ाने की बात भी कर रहे थे। उसको लेकर के सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी है तो वो गठित की थी, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री विक्रम सिंह यादव जो सहकारिता मंत्री हैं, वो और भवन एवं सड़कें के मंत्री जो है राव नरवीर, वो 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है मुख्यमंत्री को सौंपी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, रिपोर्ट में जो पहला सुझाव 3 सुझाव दिए गए हैं कमेटी की तरफ से। पहला रिपोर्ट में सुझाव सरकार को दिया गया है, मुख्यमंत्री को दिया गया है कि जो जमीन अधिग्रहण है उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जमीन अधिग्रहण को लेकर के किसानों में भारी रोष है। और जो ये कमेटी ने चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक भी की थी। बैठक में तमाम जो किसान थे, हर गांव से 2-2 किसान प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। उनके जो सुझाव, उनकी विचार विमर्श किया गया था। तो उसके बाद
सरकार कोई रिपोर्ट सौंपेगी है। और दूसरा सुझाव ये दिया गया है कि उस रिपोर्ट में कि सरकार जो किसान इच्छानुसार जमीन देना चाहते हैं, कुछ किसान हैं जो इस मुआवजे में जमीन दे देना चाहते हैं सरकार को, उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाए और जो बाकी किसान जो विरोध कर रहे हैं, सत्यवान मुआवजा राशि को लेकर जो मामला अटका हुआ है उस पर क्या कुछ समाधान की बात हो रही है? हाँ, ये भी एक सुझाव दिया गया है मुख्यमंत्री को कमेटी द्वारा कि या तो सरकार मुआवजा राशि बढ़ाकर ही जो किसानों की जमीन है वो अधिग्रहण करे या जो पूरी जमीन है उसको अधिग्रहण को रद्द कर दे। तो कहीं ना कहीं जर्नल ये रिपोर्ट में अगर बात करें तो यही जी सीएम को सौंप दी गई है और आखिरकार अब इन सुझावों पर क्या कुछ फैसला होगा ये कल तक के लिए इंतजार करना होगा। सत्यवान, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं इस चर्चा का एक आखिरकार एक रूप भी निकल कर सामने आ रहा है। 3 सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट सीएम को सौंपी है उसमें समाधान के लिए सुझाव दिए गए हैं और पहला सुझाव जो है वो ये बताया जा रहा है कि इस अधिग्रहण को रद्द किया जाए। इसके अलावा अगर जो मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग किसान कर रहे हैं उस पर भी विचार किया जा सकता है और इन समाधानों पर, इन सुझावों पर अब क्या फैसला लिया जाता है इसके लिए कल कैबिनेट की बैठक का जरूर इंतजार रहेगा। फिलहाल आज की चर्चा में सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया। चर्चा में इतना ही। बने रहिए वन तहलका हरियाणा के साथ। नमस्कार। सहायता पालने में, पोषने में सब कुछ सहयोग करता है, उसी की संतान दुखी है।